वेलकम टू इन्वेस्ट IQ, जहां हम सामने लाते हैं दुनिया की छुपी सच्चाइयां, वो राज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। राजनीति, अर्थव्यवस्था और ग्लोबल पावर के पीछे क्या चल रहा है, वो सब यहाँ मिलेगा, साफ और बेबाक अंदाज में। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा परिवार है जिसके पास बैंकों, सरकारों और यहाँ तक कि युद्धों को भी नियंत्रित करने की ताकत है? इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉथस्काइल्ड फैमिली की, एक ऐसा नाम जिसे इतिहास में सबसे रहस्यमयी और ताकतवर माना जाता है। इनका बैंकिंग साम्राज्य सदियों से खड़ा है और कई लोग मानते हैं कि आज भी दुनिया की असली बागडोर इन्हीं के हाथों में है। क्या रॉथस्काइल्ड सिर्फ एक अमीर खानदान है या फिर एक छुपा हुआ ग्लोबल प्लेयर? इस वीडियो में जानिए इनकी कहानी, इनका इतिहास और वो राज जिन्हें कभी किताबों में नहीं पढ़ाया गया। जब हम दुनिया की सत्ता, पैसे और इतिहास की सबसे गहरी कहानियों की बात करते हैं तो एक नाम बार बार सामने आता है, रॉथस्काइल्ड। ये कोई आम अमीर परिवार नहीं है। ये एक ऐसा साम्राज्य है जिसकी जड़ें 250 साल से भी पुरानी हैं और जिसकी शाखाएं आज भी दुनिया के सबसे बड़े फैसलों को प्रभावित करती हैं। आप सोच सकते हैं कि ये सिर्फ एक और रिच फैमिली की कहानी होगी, लेकिन रुकिए, रॉथस्काइल्ड नाम सिर्फ दौलत का नहीं बल्कि दुनिया के नियंत्रण का प्रतीक बन चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस परिवार की शुरुआत कहां से हुई, इन्होंने अपनी ताकत कैसे बनाई और आज ये कैसे हर चीज को छुपे हुए तरीकों से कंट्रोल करते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, राजनीति हो, युद्ध हो या मीडिया। रॉथस्काइल्ड को लेकर हजारों थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ बैकएंड पर काम करते हैं, कुछ कहते हैं कि ये वर्ल्ड बैंक, IMF और फेडरल रिजर्व जैसी संस्थाओं के पीछे की असली ताकत हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि दुनिया के लगभग हर बड़े बैंक में रॉथस्काइल्ड की छाया जरूर है। पर क्या ये सब सच्चाई है? क्या वाकई में एक ही परिवार पूरे वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि देश की सरकारें भी इनके इशारों पर चलें? और अगर हाँ, तो फिर आम जनता को इसके बारे में कभी बताया क्यों नहीं जाता? इस सवालों की शुरुआत होती है 18वीं सदी के जर्मनी से, जब एक मामूली यहूदी परिवार से एक लड़का निकला जिसका नाम था मेयर एम्शल रॉथस्काइल्ड। मेयर ने सिर्फ व्यापार नहीं किया, उसने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जो बैंकिंग सिस्टम को ही बदल डालेगा। उसने अपने 5 बेटों को यूरोप के अलग अलग हिस्सों में भेजा, लंदन, पेरिस, वियना, नेपल्स और फ्रैंकफर्ट, ताकि वे अपने अपने शहरों में रॉथस्काइल्ड बैंकों की नींव रख सकें। यह कोई आम पारिवारिक प्लान नहीं था, यह था एक जियोपॉलिटिकल मास्टर प्लान जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को मोड़ देगा। इनका असली गेम शुरू हुआ जब यूरोप में नेपोलियन वॉर छिड़ा। जहां बाकी लोग डर से पैसे निकाल रहे थे, रॉथस्काइल्ड ने युद्ध को एक मौका बना लिया। उन्होंने एक ही समय में दोनों पक्षों को फंडिंग दी, ब्रिटेन को भी और फ्रांस को भी। ये सुनने में हैरानी वाली बात है, लेकिन यही उनका असली पावर था। जिस भी पक्ष ने जीतना है, रॉथस्काइल्ड पहले से जीत चुके होते थे, क्योंकि उनके पैसे दोनों तरफ थे। ये सिर्फ एक परिवार नहीं था, ये था एक सिस्टम जो दुनिया की सबसे ताकतवर चीज को कंट्रोल करता था, डेट यानी कर्ज। रॉथस्काइल्ड ने सरकारों को कर्ज देना शुरू किया और इस तरह उन्होंने वो सत्ता पाई जो न तो चुनाव से आती है, न ही सेना से, बल्कि एक साइन किए हुए कर्ज के दस्तावेज से आती है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे जानेंगे कि कैसे रॉथस्काइल्ड ने बैंकिंग नेटवर्क, गोल्ड स्टॉक और इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा किया, और कैसे आज भी उनका नाम ना होकर भी उनका असर हर फाइनेंशियल डिसीजन में होता है। 18वीं सदी के आखिर में मेयर एम्शल रॉथस्काइल्ड ने जो फैसला लिया, वो आज भी इतिहास के सबसे होशियार और खतरनाक बिजनेस डिसीजंस में गिना जाता है। मेयर ने अपने 5 बेटों को सिर्फ व्यापारी नहीं बनाया,
बल्कि उन्हें दुनिया के 5 बड़े शहरों में भेजा ताकि वो वहां अपने खुद के रॉथस्काइल्ड बैंक खोल सकें। मेयर का मानना था कि अगर एक ही परिवार अलग अलग देशों की सरकारों को लोन देगा तो वो सरकारें उस परिवार की मर्जी के बिना एक कदम भी नहीं उठा सकेंगी। उसके 5 बेटे थे: एमशेल फ्रैंकफर्ट, सैलोमन वियना, नाथन लंदन, कार्ल नेपल्स, जेम्स पेरिस। हर बेटा एक देश में सत्ता की आर्थिक नसों तक पहुंचा। ये कोई आम पारिवारिक विस्तार नहीं था, ये था एक इंटरनली कनेक्टेड ग्लोबल बैंकिंग वेब। एक देश में अगर युद्ध या संकट होता तो बाकी 4 शहरों से सपोर्ट आता। रॉथस्काइल्ड ब्रदर्स ने एक दूसरे को खतों के जरिए जानकारी भेजी, और वो भी एक गुप्त कोड में। उन्होंने हजारों घुड़सवारों और संदेशवाहकों की मदद से एक तेज प्राइवेट इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया जो किसी भी देश की सरकार से तेज और सटीक जानकारी पहुंचा सकता था। इस नेटवर्क का सबसे बड़ा कमाल हुआ 1815 में वाटरलू की लड़ाई के दौरान। ये वही लड़ाई थी जिसमें ब्रिटेन ने नेपोलियन को हराया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाथन रॉथस्काइल्ड को युद्ध का रिजल्ट सरकारी घोषणा से 24 घंटे पहले मिल चुका था, क्योंकि उनके संदेशवाहक फ्रांस से सीधे लंदन पहुंचे। और नाथन ने इस जानकारी का इस्तेमाल ब्रिटिश स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए किया। उसने जानबूझकर अपने सारे शेयर बेच दिए, जिससे लोगों को लगा कि ब्रिटेन हार गया है। डर के कारण बाकी लोगों ने भी शेयर बेचना शुरू कर दिया और मार्केट क्रैश हो गया। तभी रॉथस्काइल्ड के एजेंट्स ने वो सारे शेयर बहुत कम दामों में खरीद लिए। जब अगले दिन असली खबर आई कि ब्रिटेन जीत गया है, तब शेयर की कीमतें आसमान छू गईं और रॉथस्काइल्ड ने एक ही दिन में इतनी दौलत कमा ली जितनी पूरे इंग्लैंड के पास भी नहीं थी। यहीं से नाथन रॉथस्काइल्ड की एक फेमस लाइन बनी: गिव मी कंट्रोल ओवर अ नेशंस मनी सप्लाई एंड आई केयर नॉट हु मेक्स इट्स लॉस। यानी अगर मुझे किसी देश की मुद्रा को कंट्रोल करने की ताकत दे दो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वहां के कानून कौन बनाता है। अब आप समझ सकते हैं कि रॉथस्काइल्ड सिर्फ पैसे से अमीर नहीं बने, वो जानकारी, रणनीति और समय को हथियार की तरह इस्तेमाल करके अमीर बने। उनके पास जो नेटवर्क था वो आज की भाषा में कहें तो एक प्राइवेट इंटेलिजेंस प्लस बैंकिंग प्लस पॉलिटिकल प्रेशर सिस्टम जैसा था। इसकी वजह से यूरोप की लगभग हर सरकार उनके कर्ज की वजह से उन पर निर्भर हो गई। धीरे धीरे उन्होंने गोल्ड ट्रेडिंग, बॉन्ड मार्केट और नेशनल बैंकों के फंडिंग मॉडल को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और यह सिर्फ शुरुआत थी। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे कि रॉथस्काइल्ड फैमिली कैसे अमेरिका तक पहुंची और किस तरह आज के सेंट्रल बैंक्स जैसे फेडरल रिजर्व पर भी उनकी छाया मानी जाती है। 1815 की वाटरलू की लड़ाई ने रॉथस्काइल्ड परिवार की ताकत को साबित कर दिया था, लेकिन उनकी असली योजना अब शुरू हो रही थी। यूरोप पर तो उनका लगभग नियंत्रण हो चुका था, लेकिन अगला निशाना था अमेरिका। मेयर रॉथस्काइल्ड तो अपने समय में यूरोप तक सीमित रहे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी जानते थे कि अगर वैश्विक सत्ता चाहिए तो अमेरिका की फाइनेंशियल नसों तक पहुंचना जरूरी है। 19वीं सदी के मध्य में रॉथस्काइल्ड फैमिली ने अमेरिका में भी बैंकिंग और बॉन्ड फंडिंग के जरिए अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। उन्होंने अमेरिकी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक क्रांति और यहां तक कि सिविल वॉर के दौरान भी गुप्त रूप से निवेश किया। कहा जाता है कि कई अमेरिकी बैंकों को गुप्त रूप से रॉथस्काइल्ड बैंक से फंडिंग मिली थी और वे बैंक बाद में वॉल स्ट्रीट के पिलर बने। अब रॉथस्काइल्ड का फोकस सिर्फ व्यापार नहीं था, वे ऐसे सिस्टम बना रहे थे जो आने वाले 100 सालों तक दुनिया की करेंसी, क्रेडिट और कर्ज को कंट्रोल करे। यहीं से उनका सबसे गुप्त लेकिन पावरफुल कदम शुरू हुआ, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम में अपनी जड़ें जमाना। 1913 में जब अमेरिकी कांग्रेस ने फेडरल रिजर्व एक्ट पास किया,
तब अमेरिका में एक प्राइवेट बैंक बनाया गया जिसे आज हम फेड के नाम से जानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि फेडरल रिजर्व कोई सरकारी संस्था नहीं है, बल्कि यह एक समूह है जिसमें दुनिया के कुछ सबसे अमीर बैंकर्स का शेयर है और इनमें से कई बैंकों की लिंक रॉथस्काइल्ड से मानी जाती है। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि रॉथस्काइल्ड परिवार ने अमेरिका में भी उसी मॉडल को लागू किया जो उन्होंने यूरोप में इस्तेमाल किया था, सरकारों को कर्ज दो और फिर उनके फैसलों को प्रभावित करो। जब कोई सरकार पैसे छापती है तो वह फेडरल रिजर्व से कर्ज लेती है और उस पर ब्याज देती है, यानी सरकार भी एक कर्जदार बन जाती है। सोचिए, अगर एक प्राइवेट बैंक पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सरकार को पैसे उधार दे रहा है तो असली ताकत किसके पास है? रॉथस्काइल्ड की यही चाल थी, पैसे की जरूरत को हथियार बनाकर सत्ता की चाबी हासिल करना। अमेरिका में रॉथस्काइल्ड का नाम खुले तौर पर बहुत कम दिखता है, लेकिन उनके नेटवर्क, पार्टनर बैंक और ऐतिहासिक निवेश आज भी उस अर्थव्यवस्था की नींव में बसे हुए हैं। उन्होंने न सिर्फ डॉलर की सप्लाई को प्रभावित किया, बल्कि वॉर फंडिंग, तेल कारोबार और इंटेलिजेंस तक में अपनी पकड़ बनाई। यही वजह है कि कई लोग मानते हैं कि रॉथस्काइल्ड एक ऐसा साया है जो दिखते नहीं पर हर जगह हैं। उन्होंने अमेरिका के राजनीतिक सिस्टम में भी धीरे धीरे एंट्री ली। कई राष्ट्रपतियों, सेक्रेटरीज और बैंकिंग लीडर्स के साथ उनके रिश्ते या तो व्यापारिक रहे या फिर गुप्त सहयोग वाले। पार्ट 3 यहीं खत्म होता है, लेकिन असली धमाका अब शुरू होगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे रॉथस्काइल्ड फैमिली ने वर्ल्ड वॉर्स के समय भी दोनों पक्षों को फंड किया और एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रखी। 20वीं सदी की शुरुआत ने रॉथस्काइल्ड परिवार को एक और मौका दिया अपनी ताकत को गहराई से फैलाने का, और वह मौका था वर्ल्ड वॉर्स। इतिहास में जितनी बार भी दुनिया बड़े युद्धों में उलझी है, रॉथस्काइल्ड फैमिली ने हमेशा उस स्थिति को एक व्यापारिक अवसर की तरह देखा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय रॉथस्काइल्ड नेटवर्क ने फिर वही रणनीति अपनाई, दोनों पक्षों को गुप्त रूप से फंडिंग देना। चाहे वह ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या जर्मनी, सभी के पास रॉथस्काइल्ड से जुड़ी बैंकिंग संस्थाओं से पैसा पहुंच रहा था। ये काम वे खुले तौर पर नहीं करते थे, बल्कि उनके माध्यम से काम करने वाले प्रॉक्सी बैंकों और एजेंट्स के जरिए होता था, ताकि किसी को शक न हो। युद्ध के दौरान हथियार खरीदने, सैनिकों की ट्रेनिंग, रसद और फाइनेंसिंग के लिए जो पैसा खर्च होता है, वह कहां से आता है? सरकारें जब टैक्स या अपने रिजर्व से पैसे नहीं निकाल पाती तो उन्हें लोन लेना पड़ता है, और यही लोन देने का काम रॉथस्काइल्ड नेटवर्क करता था। उन्होंने उस सिस्टम को चालू रखा जिसे मेयर रॉथस्काइल्ड ने शुरू किया था। जब खून सड़कों पर बह रहा हो तब निवेश करो, इस सोच ने रॉथस्काइल्ड को युद्ध के समय और भी अमीर बना दिया। और बात सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक सीमित नहीं रही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध में भी रॉथस्काइल्ड नेटवर्क की भूमिका को लेकर कई थ्योरीज सामने आई हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रॉथस्काइल्ड ने न सिर्फ एलीड फोर्सेस, ब्रिटेन, अमेरिका आदि को सपोर्ट किया, बल्कि जर्मनी की इकोनॉमी को भी पहले फेज में स्टेबल किया, ताकि युद्ध संतुलन बना रहे और लंबा चले, क्योंकि जितना लंबा युद्ध उतना ज्यादा लोन, उतना ज्यादा ब्याज और उतना ज्यादा मुनाफा। यही वो समय था जब रॉथस्काइल्ड फैमिली ने अपने प्रभाव को ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में बदलना शुरू किया। युद्ध के बाद जैसे जैसे यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे संस्थानों की स्थापना हुई, रॉथस्काइल्ड नेटवर्क के प्रभाव और निवेश इन संस्थाओं के गवर्निंग स्ट्रक्चर में देखे जा सकते थे। उन्होंने युद्ध की तबाही से उभरती सरकारों को फिर से बनाने के लिए फंडिंग दी, और इस फंडिंग के साथ साथ उन्होंने शर्तें भी तय की, जैसे कि कौन सी पॉलिसी अपनानी है, कौन सी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है और कौन से बैंक को चलाना है। रॉथस्काइल्ड अब सिर्फ एक परिवार नहीं रह गया था,
वो बन चुका था एक अदृश्य ताकत जो नए विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रख रही थी। और सबसे खास बात यह है कि वे यह सब बिना किसी राजनीतिक पद, बिना किसी सेना और बिना किसी चुनाव के कर रहे थे। पार्ट 4 यहीं समाप्त होता है, लेकिन अब हम बढ़ेंगे उस ओर जो और भी गहराई में छुपा है। अगले भाग में जानेंगे कि रॉथस्काइल्ड कैसे जुड़ते हैं वर्ल्ड बैंक, IMF और बिस जैसे संस्थानों से, और किस तरह ये संस्थान आज भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करते हैं। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, दुनिया को फिर से खड़ा करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की जरूरत महसूस हुई। इसी वक्त रॉथस्काइल्ड नेटवर्क ने अपनी सबसे चालाक चाल चली। उन्होंने खुद को सामने लाए बिना ऐसे वैश्विक संस्थानों की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई जो आने वाले दशकों तक पूरी मानव सभ्यता की आर्थिक सोच को नियंत्रित करेंगे। इनमें सबसे अहम थे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS। ये संस्थान बनाए तो गए थे देशों को मदद देने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के नाम पर, लेकिन धीरे धीरे इनका वास्तविक उद्देश्य उभर कर सामने आया। आर्थिक नीतियों के जरिए देशों की स्वतंत्रता को धीरे धीरे नियंत्रण में लेना। रॉथस्काइल्ड फैमिली ने प्रत्यक्ष रूप से इन संस्थानों में अपनी भागीदारी कभी स्वीकार नहीं की, लेकिन उनके द्वारा नियंत्रित बैंकिंग नेटवर्क, सलाहकार फर्म्स और पॉलिसी इन्फ्लुएंसर इन संस्थानों की नीतियों को आकार देते रहे। IMF के जरिए जब किसी देश को कर्ज दिया जाता है तो उस कर्ज के साथ कई शर्तें जुड़ी होती हैं, जैसे सब्सिडी हटाना, प्राइवेटाइजेशन करना, विदेशी निवेश खोलना। ये शर्तें उस देश की जनता की भलाई के लिए कम और अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेशंस के फायदे के लिए ज्यादा होती हैं, और इन कॉरपोरेशंस में रॉथस्काइल्ड नेटवर्क की गहरी हिस्सेदारी होती है। वर्ल्ड बैंक के जरिए विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिए जाते हैं, और इन प्रोजेक्ट्स में शामिल कंपनियां अक्सर उन्हीं देशों से आती हैं जहां रॉथस्काइल्ड का प्रभाव सबसे ज्यादा है, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका। सबसे रहस्यमय संस्था है BIS, जो दुनिया के केंद्रीय बैंकों का केंद्रीय बैंक है। यानी BIS के जरिए रॉथस्काइल्ड नेटवर्क उन बैंकों पर भी परोक्ष रूप से असर डाल सकता है जो खुद अपनी सरकारों से ऊपर समझे जाते हैं। BIS की बैठकों में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों के नाम तक अक्सर गोपनीय रखे जाते हैं, और इन संस्थानों के जरिए रॉथस्काइल्ड किसी देश को हथियारों से नहीं बल्कि डेटा, लोन और ब्याज की जंजीरों से बांधते हैं। सोचिए, अगर कोई एक सिस्टम आपको इतना कर्ज दे कि आप उसकी शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाएं, तो असली नियंत्रण किसके पास हुआ? आज भी जब कोई देश डिफॉल्ट के कगार पर होता है, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, अर्जेंटीना या अफ्रीकी देश, तो उन्हें IMF के पास भेजा जाता है। वहां से उन्हें सहायता मिलती है, लेकिन उसकी कीमत होती है अपनी नीति में बदलाव, विदेशी कंपनियों के लिए बाजार खोलना और अपने संसाधनों को गिरवी रखना। ये सारी चीजें रॉथस्काइल्ड जैसे नेटवर्क को और मजबूत करती हैं। पार्ट 5 यहीं खत्म होता है, लेकिन आगे पार्ट 6 में हम जानेंगे कि रॉथस्काइल्ड फैमिली ने कैसे धीरे धीरे मीडिया, एजुकेशन और NGO सेक्टर में भी अपनी मौजूदगी दर्ज की, ताकि सिर्फ फाइनेंस नहीं बल्कि आम इंसान की सोच तक को प्रभावित किया जा सके। रॉथस्काइल्ड फैमिली की असली ताकत सिर्फ बैंकों, सरकारों या युद्धों को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं रही। जैसे जैसे समय बीता, उन्होंने महसूस किया कि अगर किसी समाज को स्थायी रूप से कंट्रोल करना है तो उसे सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि उसकी सोच, शिक्षा और सूचना से भी जोड़ना होगा। इसी रणनीति के तहत उन्होंने धीरे धीरे मीडिया हाउस, पब्लिकेशन नेटवर्क्स, यूनिवर्सिटीज और NGO सेक्टर में भी अपने नेटवर्क को फैलाना शुरू कर दिया। शुरुआत हुई बड़े न्यूज नेटवर्क्स में हिस्सेदारी से। कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस जैसे रॉयटर्स, द इकोनॉमिस्ट, ब्लूमबर्ग जैसी संस्थाओं में रॉथस्काइल्ड फैमिली का परोक्ष या अपरोक्ष निवेश सामने आता रहा है।
जब आप किसी समाचार का स्रोत नियंत्रित करते हैं तो आप तय करते हैं कि जनता को क्या जानना है और क्या नहीं। यही कारण है कि रॉथस्काइल्ड या उनके नेटवर्क से जुड़ी किसी खबर को मुख्यधारा की मीडिया में कभी प्रमुखता नहीं मिलती, वो या तो गायब रहती है या फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर नजरअंदाज कर दी जाती है। इसके बाद उन्होंने टॉप यूनिवर्सिटीज और थिंक टैंक्स में भारी निवेश किया। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, याले जैसे संस्थानों में रिसर्च फंडिंग और चेयर डोनेशन के जरिए उन्होंने उस एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित करना शुरू किया जो भविष्य के नेता, अर्थशास्त्री और नीति निर्माता तैयार करता है। जब विचारों को ही उस सिस्टम से निकाला गया हो जो खुद किसी एक एजेंडे के तहत चलता है, तो स्वतंत्र सोच कहाँ बचती है। यही कारण है कि आज की पीढ़ी बहुत कुछ पढ़ती है लेकिन सही जानकारी तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वह जानकारी पहले ही फिल्टर हो चुकी होती है। रॉथस्काइल्ड नेटवर्क की एक और बड़ी रणनीति थी ग्लोबल एनजीओज और फाउंडेशंस के माध्यम से सॉफ्ट पावर को फैलाना। इन संस्थाओं को मानवता, पर्यावरण, शांति जैसे उच्च आदर्शों की आड़ में चलाया गया, लेकिन इनके पीछे उद्देश्य था देशों की नीति को प्रभावित करना, स्थानीय सरकारों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना और समाज को एक तय दिशा में ढालना। कई बड़ी फाउंडेशंस जैसे रॉकफेलर फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी और गेट्स फाउंडेशन के साथ रॉथस्काइल्ड नेटवर्क की साझेदारी और फंडिंग कड़ी में देखी जाती है। इन एनजीओज के जरिए उन्होंने विकासशील देशों के एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सेक्टर और पॉलिसी डेवलपमेंट पर कब्जा जमाया। अब जब किसी देश की जनता वही देखे, पढ़े और सीखे जो किसी और ने तय किया हो, तो वहां नियंत्रण बिना हथियार के हो जाता है। रॉथस्काइल्ड की ये रणनीति बेहद शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली थी, ताकि सत्ता का चेहरा सामने न आए, पर उसका असर हर विचार और हर फैसले में महसूस हो। अब हम आगे पार्ट 7 में जानेंगे कि रॉथस्काइल्ड फैमिली कैसे तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल करेंसी जैसी चीजों को भी अपने प्रभाव में लाने की कोशिश कर रही है। 21वीं सदी में जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, रॉथस्काइल्ड फैमिली ने भी अपने पुराने मॉडल को आधुनिक रूप देने की योजना बनाई है। अब बात सिर्फ गोल्ड, बैंकों या कर्ज की नहीं रही, बल्कि अब असली जंग है डेटा, डिजिटल करेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नियंत्रण की। टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार ने जहां आम जनता को सुविधा दी, वहीं वैश्विक ताकतों को निगरानी और नियंत्रण का नया हथियार दे दिया। रॉथस्काइल्ड नेटवर्क ने कई फिनटेक कंपनियों, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी फर्म्स और डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स में निवेश बढ़ाया, ताकि वे नए आर्थिक ढांचे के जन्म से पहले ही उसके संरक्षक बन सकें। खासकर जब बात आती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज (CBDCs) की, तो प्रभावित संस्थाएं जैसे बिज और IMF इस सिस्टम को आगे बढ़ाने में सबसे अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। CBDCs को आमतौर पर कैशलेस इकोनॉमी और पारदर्शिता के नाम पर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन असल में यह एक ऐसा सिस्टम बन सकता है जिसमें हर व्यक्ति के पैसे, खर्च और लेनदेन पर पूरा सरकारी और कॉरपोरेट नियंत्रण हो सकता है। रॉथस्काइल्ड परिवार इस नई व्यवस्था को न केवल समर्थन दे रहा है, बल्कि इसके टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अपनी पकड़ बना रहा है। कई ब्लॉकचेन कंपनियां, AI डेटा एनालिसिस फर्म्स और सर्वेलेंस आधारित टेक स्टार्टअप्स को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं फंडिंग चैनल्स से पैसा मिल रहा है जो रॉथस्काइल्ड नेटवर्क से जुड़े हैं। रॉथस्काइल्ड अब केवल बैंकर नहीं, बल्कि डेटा ओवरलॉर्ड्स की भूमिका में आ चुके हैं। उनके द्वारा निवेशित कंपनियां सरकारों को फेशियल रिकॉग्निशन टेक, बायोमेट्रिक ID सिस्टम्स और बिहेवियरल प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर्स बेचती हैं, जिससे नागरिकों की हर गतिविधि को ट्रैक किया जा सके। और ये सब हो रहा है सुरक्षा, सुविधा और प्रगति जैसे शब्दों की चादर में। AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसका उपयोग सबसे पहले युद्ध, वित्त और निगरानी के क्षेत्र में हो रहा है,
अब रॉथस्काइल्ड के निवेश का अगला केंद्र बन चुका है। वे जानते हैं कि भविष्य की सरकारें उन्हीं के साथ काम करेंगी जो उन्हें डिसीजन मेकिंग में तेजी, एफिशिएंसी और कंट्रोल देंगे, और एआई यही देता है। जब किसी देश की डिजिटल करेंसी, उसकी जनता का डेटा और उसकी सोच का एल्गोरिदम एक ही नेटवर्क के पास होगा, तो फिर लोकतंत्र एक भ्रम बन जाएगा। रॉथस्काइल्ड नेटवर्क आज न सिर्फ आर्थिक ढांचे को चला रहा है, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय कर रहा है, और ये दिशा तय की जा रही है सिलिकॉन वैली की प्रयोगशालाओं, बैंकों के बोर्डरूम्स और वैश्विक मंचों पर, जहां आम इंसान की कोई पहुंच नहीं है। पार्ट 7 यहीं समाप्त होता है, और अब हम पार्ट 8 में देखेंगे कि कैसे रॉथस्काइल्ड परिवार दुनिया के कुछ सबसे बड़े प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, ऊर्जा और जमीन पर भी धीरे धीरे अधिकार जमा रहा है, और क्यों कुछ लोग मानते हैं कि भविष्य का युद्ध डेटा नहीं बल्कि संसाधनों के लिए होगा। रॉथस्काइल्ड परिवार की नजरें अब उस चीज पर हैं जो इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत है, संसाधन। पिछले 200 वर्षों तक वे वित्तीय प्रणाली, बैंकों और सरकारों के जरिए शक्ति प्राप्त करते रहे, लेकिन अब उन्होंने दुनिया के सबसे दुर्लभ और जरूरी प्राकृतिक संसाधनों पर धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। पानी, बिजली, खनिज, खेती की जमीन और ऊर्जा स्रोत, ये सभी अब वैश्विक पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बन चुके हैं। रॉथस्काइल्ड नेटवर्क ने निजी कंपनियों और फंड्स के जरिए ऐसे जल स्रोतों में निवेश किया है जिनसे करोड़ों लोगों को पीने का पानी मिलता है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अब जल कंपनियों का मालिकाना हक रॉथस्काइल्ड से जुड़े संस्थानों के पास है। सोचिए, जब पानी जैसी चीज पर निजी कंपनियों का कब्जा हो तो लोगों की प्यास भी एक व्यापार का हिस्सा बन जाती है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी उनका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। परंपरागत तेल और गैस कंपनियों से लेकर सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा तक उन्होंने हर दिशा में निवेश फैलाया है, ताकि भविष्य में जो भी ऊर्जा स्रोत प्रचलन में हो, नियंत्रण उनके ही पास रहे। इसी के साथ साथ रॉथस्काइल्ड समूह ने दुनिया की जमीन पर भी कब्जा बढ़ाया है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया भर में करोड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि अब उन कंपनियों के पास है जो उनके ट्रस्ट्स या होल्डिंग ग्रुप्स के अंतर्गत आती हैं। जब किसी क्षेत्र में खेती करने की जमीन, उस पर बहता पानी और उस पर चलने वाली बिजली किसी एक छिपे हुए समूह के पास हो, तो उस समाज की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। यही सबसे गहरी रणनीति है, किसी देश को हथियार से नहीं बल्कि उसकी जरूरतों से बांधो। खाद्य सुरक्षा पर भी उनका शिकंजा कसा जा रहा है। बीजों से लेकर खाद और कीटनाशक कंपनियों तक रॉथस्काइल्ड से जुड़े कॉरपोरेट घरानों ने धीरे धीरे खेती की पूरी प्रक्रिया को कॉन्ट्रैक्ट और कंट्रोल में बदल दिया है। अब किसान स्वतंत्र नहीं है, वह उस कॉरपोरेट नेटवर्क की शर्तों पर निर्भर हो गया है जो वैश्विक स्तर पर रॉथस्काइल्ड जैसे नेटवर्क से प्रभावित हैं। दुनिया भर में चल रही क्लाइमेट चेंज की बहसों में भी रॉथस्काइल्ड समूह के एजेंडे सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। वे नीति निर्माताओं को यह दिखा रहे हैं कि किस देश को कितना प्रदूषण करने देना चाहिए और किसे किस तरह के ग्रीन लोन दिए जाने चाहिए। इसके जरिए उन्होंने प्रकृति को भी कारोबार में बदल दिया है। जंगल, नदियां, पर्वत सब अब कॉरपोरेट एसेट्स बनते जा रहे हैं। और जब कोई प्राकृतिक तत्व एसेट बन जाता है तो वो सिर्फ उन्हीं के लिए उपयोगी होता है जो उसे खरीद सकते हैं। आम इंसान, जिसकी जरूरतें इन संसाधनों से जुड़ी हैं, वह धीरे धीरे परतंत्र होता जा रहा है। रॉथस्काइल्ड अब केवल अर्थशास्त्री नहीं बल्कि प्रकृति के मालिक बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, और दुनिया इस बदलाव को नवीनता समझकर स्वीकार कर रही है। रॉथस्काइल्ड परिवार की सबसे गुप्त और खतरनाक रणनीति यह रही है कि वे स्वयं को कभी सामने नहीं लाते, बल्कि अपनी ताकत को हमेशा पर्दे के पीछे रखते हैं। इस रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है
शेयर होल्डिंग नेटवर्क जिसे दुनिया की आम जनता समझ ही नहीं पाती। रॉथस्काइल्ड से जुड़े ट्रस्ट्स और होल्डिंग कंपनियां आज भी हजारों कंपनियों में आंशिक या बहुलांश हिस्सेदारी रखती हैं, लेकिन ये हिस्सेदारी इतनी गुप्त तरीके से बंटी होती है कि कोई उन्हें सीधे जोड़ न सके। उदाहरण के तौर पर वैंगार्ड और ब्लैकरॉक जैसे निवेश संस्थानों में भी रॉथस्काइल्ड से जुड़े पुराने नेटवर्क्स, ट्रस्ट फंड्स और हाई लेवल पार्टनरशिप्स की परतें मौजूद हैं। इन संस्थानों के जरिए वे एप्पल, अमेज़न, गूगल, फाइजर, नेस्टल, यूनिलेवर जैसी बड़ी कंपनियों के निर्णायक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। जब एक ही नेटवर्क के लोग एक से ज्यादा शक्तिशाली संस्थाओं के बोर्ड में बैठते हैं, तो व्यापारिक निर्णय, तकनीकी दिशा और वैश्विक रणनीतियां कुछ गिने-चुने दिमागों के इशारे पर चलने लगती हैं। रॉथस्काइल्ड कभी किसी कंपनी के सीईओ नहीं होते, लेकिन वे तय करते हैं कि सीईओ कौन बनेगा, किसे हटाया जाएगा और किसे पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने ऐसी एक वित्तीय व्यवस्था बना दी है जिसमें मुद्रा, कर्ज, निवेश, बीमा और यहां तक कि रिटायरमेंट फंड तक उनके बनाए सिस्टम में चल रहे हैं। आम इंसान की पूरी जिंदगी इस जाल में फंस जाती है, स्कूल से लेकर नौकरी, लोन से लेकर पेंशन तक। रॉथस्काइल्ड के पास न केवल धन है, बल्कि नियम बनाने की ताकत भी है, क्योंकि वे ऐसे संस्थानों में बैठते हैं जो नीतियां बनाते हैं और फिर उन्हीं नीतियों के तहत व्यापार करते हैं। यही कारण है कि कई बार सरकारें उन नीतियों को अपनाती हैं जो उनकी जनता के खिलाफ होती हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जो वैश्विक निवेश उनके देश में आता है वो उन्हीं नेटवर्क्स से आता है। रॉथस्काइल्ड फैमिली की ताकत का एक और रूप है गुप्त संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समितियों में उनकी उपस्थिति। बिल्डरबर्ग ग्रुप, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, ट्राइलेटरल कमीशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे मंचों पर रॉथस्काइल्ड परिवार के प्रतिनिधि या सहयोगी शामिल रहते हैं, जहां वैश्विक एजेंडा सेट किया जाता है। इन बंद दरवाजों के पीछे होने वाली बैठकों में ये तय किया जाता है कि दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और टेक्नोलॉजी किस दिशा में जाएगी। आम जनता इन मंचों को महज चर्चा का स्थान समझती है, लेकिन वास्तव में यहाँ से वही नीतियाँ निकलती हैं जो बाद में देशों के संविधान में जगह पाती हैं। रॉथस्काइल्ड की यही चाल सबसे घातक है, सत्ता में रहो पर दिखाई मत दो। जनता सोचती है कि लोकतंत्र चल रहा है, जबकि निर्णय कहीं और लिए जा चुके होते हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए रॉथस्काइल्ड परिवार को किसी सेना, किसी झंडे या किसी हथियार की जरूरत नहीं है, सिर्फ सही जगहों पर सही समय पर निवेश और संबंध काफी हैं। रॉथस्काइल्ड परिवार की शक्ति केवल वैश्विक संस्थानों, कंपनियों और संसाधनों तक सीमित नहीं रही, अब उनका प्रभाव उस स्तर तक पहुंच चुका है जहां वे भविष्य की कल्पना और उसकी दिशा तय कर सकते हैं। यह वह स्तर है जहां आर्थिक ताकत और वैचारिक नियंत्रण एक साथ मिल जाते हैं, और वहां एक नया युग जन्म लेता है, एक ऐसा युग जहां दुनिया एक केंद्रीकृत वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। रॉथस्काइल्ड जैसे नेटवर्क अब खुलकर वन वर्ल्ड गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ग्लोबल डिजिटल आइडेंटिटी जैसे एजेंडों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो सुनने में भले ही अच्छे लगें, लेकिन इनमें आम नागरिक की स्वतंत्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। वे ऐसी नीतियां और टेक्नोलॉजी प्रमोट कर रहे हैं जो हर व्यक्ति की पहचान, गतिविधि, वित्तीय स्थिति और यहां तक कि सोच तक को एक सर्वेक्षण योग्य डेटा बिंदु में बदल देती हैं। यह सब हो रहा है वैश्विक मंचों, G20 समिट्स, संयुक्त राष्ट्र की कॉन्फ्रेंस और डिजिटल मंचों के जरिए, जहां रॉथस्काइल्ड नेटवर्क के प्रतिनिधि या उससे जुड़े सलाहकार नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे खुद किसी पद पर नहीं रहते, लेकिन उनके तैयार किए गए दस्तावेज, रिपोर्ट्स और रणनीतियां सरकारें लागू करती हैं।
आने वाले समय में जब दुनिया डिजिटल पासपोर्ट, एआई आधारित जजमेंट सिस्टम और वर्चुअल सोशल स्कोर जैसी चीजों की ओर बढ़ेगी, तो उस सिस्टम के पीछे की तकनीक, उसका फाइनेंस और उसकी निगरानी करने वाले लोग पहले से ही तैयार होंगे, और उनमें रॉथस्काइल्ड नेटवर्क का नाम न हो, ऐसा मुश्किल है। यह सत्ता अब परंपरागत नहीं रही, यह एल्गोरिदमिक गवर्नेंस बन चुकी है, जहां कोड और फंडिंग से नीतियां बनती हैं, और जनता को यह भ्रम रहता है कि वे अब भी स्वतंत्र हैं। रॉथस्काइल्ड नेटवर्क ने धीरे धीरे एक ऐसा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ढांचा खड़ा कर दिया है जिसमें प्रतिरोध की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि विकल्प ही नहीं बचता। उन्होंने पूरी दुनिया को एक इनविजिबल मैट्रिक्स में बांध दिया है, जहां लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवाधिकार केवल शब्द बनकर रह गए हैं, और असल नियंत्रण उन लोगों के पास है जो न तो चुनाव लड़ते हैं, न कैमरे के सामने आते हैं, और न ही इतिहास की किताबों में पढ़ाए जाते हैं। इस नई व्यवस्था में हर आंदोलन, हर विद्रोह और हर बदलाव पहले से प्लान किया गया हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जब आप सिस्टम को ही डिजाइन करने वाले होते हो, तो विरोध भी आपके ही स्क्रिप्ट का हिस्सा बन जाता है। रॉथस्काइल्ड का नाम अब केवल एक परिवार का नाम नहीं, यह एक आइडिया बन चुका है, एक ऐसी व्यवस्था का प्रतीक जो सत्ता को पारदर्शिता की बजाय गोपनीयता में तलाशती है, और जो पूरे विश्व को बिना किसी सीमा, झंडे या घोषणा के नियंत्रित करती है। अगर आपको लगता है कि इस पूरी कहानी ने आपकी सोच को झकझोर दिया है, तो यकीन मानिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां असली सत्ता हमें दिखाई नहीं देती, और जो दिखाई देती है वो महज एक पर्दा है। अगर आप भी इन अनकही सच्चाइयों को जानना चाहते हैं, इस सिस्टम की परतों को एक एक करके खोलना चाहते हैं, तो इन्वेस्टआईक्यू चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम सच्चाई दिखाते हैं, वो भी बिना किसी डर के। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें, और कमेंट में जरूर बताएं, क्या सच में दुनिया को कुछ चुनिंदा लोग चला रहे हैं, या ये सब सिर्फ एक थ्योरी है। आपके विचार जानना हमारे लिए जरूरी है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला सच और भी बड़ा हो सकता है।